आगे चलते हैं अब हम लोग रेडियो एक्टिव डिके। तो अब हम लोग डिके प्रोसेस कर देखेंगे कि एलिमेंट्स में किस तरीके से, न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से डिके प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। रेडियो एक्टिव डिके दो बार रेडियो एक्टिव डिके देखेंगे। एक बार में थ्योरेटिकल पार्ट होगा और दूसरे बार में कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा, जिसमें हम लोग लैम्डा वगैरह यूज करते हैं। तो पहले अल्फा डीके देखते हैं, ठीक है। अल्फा डीके, अल्फा डीके किस एलिमेंट में होगा, या फिर अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हुआ तो फिर क्या होगा और कैसे एनर्जीज निकालेंगे, ये सारे हम लोग चीज देखते हैं। अल्फा डीके, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है या फिर एलिमेंट का न्यूक्लियस है, हम लोग हमेशा न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं, और इसके पास जेड एटॉमिक नंबर है और ए एटॉमिक मास नंबर है, और इसने बैठे बैठे क्या किया, अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिया। तो अल्फा डीके कहलाएगा ये। अब अगर अल्फा पार्टिकल बाहर निकला है तो अल्फा पार्टिकल के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, बोलो। हीलियम 2 और 4, दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो जेड में से दो प्रोटॉन तो घट जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन है ना बेसिकली, एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकता कहीं और से। तो जेड जितना था उसमें से दो घट जाएगा और ए जितना था उसमें से चार घट जाएगा। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस मिला ये किसी और एलिमेंट का होगा फिर, और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो उसमें जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगा। अब तुमने टोटल चार न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकाल लिया न्यूक्लियस से, तो एनर्जी लिबरेट हुआ। तो ये एनर्जी जाएगा कहाँ? ये एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, है ना। न्यूक्लियस के फॉर्म में बातें हो रही है, हम लोग एटम में हीट नहीं दे रहे हैं ना, तो हम लोग पूरे मतलब कि सब्सटेंस में हीट दे रहे हैं। एक ब्रिक वगैरह, ईटा पत्थर या फिर जो भी मेटल होता है सब्सटेंस, उसमें हीट नहीं दे रहे हैं। अगर हीट दिया होता तो वो हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन में चला गया और ज़्यादा और एनर्जी रिसीव करने के बाद उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो ये जो एनर्जी है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और किसी फॉर्म में जा नहीं सकता, एज्यूमिंग कि वो ट्रांजिशन अभी नहीं कर रहा है। कर भी सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस की बातें हो रही है। तो अब इस क्यू के बारे में बात करते हैं। ये अगर क्यू निकला है तो कितना निकलेगा। ऊपर एक क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो इसके लिए हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया था। इस जगह पे भी हम लोग इस एनर्जी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि क्यू कितना होगा, ठीक है। तो क्यू कैसे निकालेंगे? मास डिफेक्ट से निकालेंगे। मास डिफेक्ट कितना होगा? डेल्टा एम। वही यूनिवर्सल हमारा नोटेशन का तरीका, कैपिटल एम मतलब कि मास ऑफ एटम है, और स्मॉल एम मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे मास डिफेक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। ऑब्जर्व्ड मास माइनस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास। एक्सपेरिमेंटल मास तो आराम से मास ऑफ एटम से निकलता है। तो पहले मुझे इसके लिए देखना होगा, फिर इसके लिए, और फिर इसके लिए देखना होगा। चलो तो करते हैं। पहले तो देखो एक्स वाले के लिए क्या हो जाएगा, एम एक्स, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जेड इलेक्ट्रॉन्स है, उसको माइनस कर लिया मैंने, ठीक है। और अब माइनस करेंगे हम लोग
इसके वाले को हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, मास कितना घटा है, तो वाई वाले का निकाल लेते हैं। मास ऑफ वाई माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, Z-2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस ये हमारा हीलियम न्यूक्लियाई है, अल्फा पार्टिकल, इसको मैं अल्फा पार्टिकल लिख देता हूँ, ऐसा मत समझना इसमें इलेक्ट्रॉन है, और फिर हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो हीलियम एटम ले लो और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, तो हीलियम न्यूक्लियस आ जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं? है ना? तो पहले तुमने इसका मास निकाला एक्चुअल में कितना था, और इधर कितना मास हुआ टोटल वो निकाला, और उन दोनों को माइनस कर दिया, बराबर है। तो उससे मुझे निकल गया कि मास में कितना डिफरेंस हुआ, और जितना मास में डिफरेंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिबरेट होगा। तो इधर से हमने पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए मास इफेक्ट निकाल लिया, और मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो एनर्जी जो रिप्लेट होगा डेट विल बी क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होगा। तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा एम एक्स माइनस ऑफ जेड टाइम्स ऑफ एम ई, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम वाई माइनस माइनस प्लस जेड माइनस 2 me माइनस ऑफ एम हीलियम माइनस माइनस प्लस 2 me। कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ? 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, इस जगह पे इसके साथ कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा, और ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ जाएगा हमारा एम एक्स माइनस ऑफ एम वाई माइनस ऑफ एम एच ई। देखो कितना अच्छा आंसर आ गया, डेल्टा एम इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन तुम्हें प्रोसेस याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट याद नहीं रखना है, तुम्हें ये पूरा प्रोसेस याद रखना है कैसे किया है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे अभी रिजल्ट आने वाले हैं। तो अब Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इतना एनर्जी रिलीज हुआ, और ये जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी किस में जाने वाला है, किसके फॉर्म में जाएगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो मुझे दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इस जगह पे क्या था, एक्स था पहले न्यूक्लियस, और वो 2 पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में बैठे बैठे टूट गया, वाई प्लस ऑफ अल्फा पार्टिकल में टूट गया। तो याद करो सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्वेश्चन किए थे, अगर कोई बॉम्ब है रखे रखे टूट गया 2 पार्ट में, तो उन दोनों का वेलोसिटी हम लोग निकालते थे, याद आया क्या? है ना, ये इस तरीके से लेट से टूट गया, एक्स था, और ये वाई है, और ये अल्फा पार्टिकल, तो ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, और मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एट मोमेंटम ऑफ वाई इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। और इधर से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाई एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड ये आ जाएगा मास ऑफ वाई इंटू, ऐसा करता हूँ,
स्मॉल में लिख देता हूँ, मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई, मोमेंटम तो mv होता है, मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन एनर्जी वाला, क्योंकि टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुआ है, टोटल एनर्जी क्यू रिलीज हुआ है, और वो जो क्यू एनर्जी है इन दोनों के पास जाएगा इन द फॉर्म काइनेटिक एनर्जी। हम लोग बोलेंगे डेट क्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ वाई प्लस एनर्जी ऑफ अल्फा। एनर्जी ऑफ वाई कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करें इसके लिए, वेलोसिटी तो चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं कि एनर्जी निकाल लेता हूँ और एनर्जी से फिर वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम और एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है बोलो, रूट अंडर ऑफ 2ma। और ये रूट अंडर ऑफ 2ma आएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा एम वाई ई वाई इज इक्वल टू एम अल्फा ई अल्फा। और इस जगह पे मैं एक का वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं, किसका वैल्यू पुट करो बोलो, वाई वाला पुट कर लेते हैं। ई वाई कितना हो जाएगा, एम अल्फा ऑन एम वाई ई अल्फा प्लस ऑफ ई अल्फा। ई अल्फा कॉमन आ जाएगा, एम अल्फा प्लस एम वाई अपॉन एम वाई इज इक्वल टू क्यू, implies E alpha is equals to Q into my upon m alpha plus of my into Q। और अब इसके वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं, m के वैल्यूज को, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे उसके मास लगभग इक्वल होंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा y का, a माइनस ऑफ 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ले लो, दोनों को तो सेम ही माना है हमने, और नीचे आ जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो इन दोनों को सम करने के बाद आ जाएगा ए। तो मेरे पास एनर्जी जो आ गया अल्फा पार्टिकल का सर, विच इज इक्वल टू ए माइनस 4 डिवाइड बाई ए इंटू क्यू। और सेम वे में अगर मैं इस y का काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो वो हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई ए, टोटल समीशन क्यू के बराबर होना चाहिए। क्या है आंसर। इस एनर्जी निकालने का फायदा क्या हुआ, इस एनर्जी से क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करेंगे कि जो हम लोगों ने एनर्जी निकाला इधर से वो सही है या नहीं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इधर से देखो हमने जो कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के हिसाब से हमें वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल आराम से निकल के आ जाएगा कितना है, एंड दैट इज फिक्स्ड, इतना ही होगा हमें पता है। अब एक्सपेरिमेंट किया हमने,
एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मैंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया पहले तो, ठीक है, ये मैंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, ऐसा। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया तो इससे अल्फा बीटा गामा डिके हो रहा होगा, तो बहुत सारे पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, लेकिन मैंने उसको फिल्टर कर लिया और फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स इधर लेकर के आया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे तो क्या करेगा वो, डेविएशन, आया ना। अरे ईएमएफ हम लोगों ने पढ़ा है ना, ईएमएफ ईएमआई। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो क्या हो जाता है, उस पर फोर्स लगता है। याद नहीं आ रहा है तुम लोग को, तो लेट से कि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में बाहर की डायरेक्शन में, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में बाहर की डायरेक्शन में होगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और जैसे ये इस रीजन में एंटर करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स किस तरीके से डिफाइन होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। बताओ क्या डायरेक्शन होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी का, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, बराबर, क्योंकि वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है ना। तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करते हुए ये बाहर निकल जाएगा, आया ना। याद है ना, क्वेश्चन ये सब तो ढेर सारे कराए थे मैंने। सर्कुलर मोशन करते हुए ये बाहर निकलेगा, ऐसा। चलो, अगर सर्कुलर मोशन करते हुए ये बाहर निकला तो मैंने क्या किया, इस जगह पे एक फोटोग्राफिक प्लेट डाल दिया, और अब ये बाहर निकलेगा तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेगा, क्योंकि अब यहाँ तो फील्ड है नहीं, तो ये जाकर के इस जगह पे स्ट्राइक कर लेगा, और जैसे स्ट्राइक करेगा तो इस जगह पे मुझे मार्किंग मिल जाएगा। स्क्रीन बोल देता हूँ मैं अभी के लिए। तो अगर ये मार्किंग मिल गया तो बोलो क्या मैं इस जगह से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, दिस इज रेडियस, और ये डायमीटर हो जाएगा। तो सिंपल सा बोलने का मतलब ये है कि मैं इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूँ। और याद करो रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, है ना। रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये आया था। तो इधर से मेरा रेडियस का वैल्यू नोन है, 2r जो कि मिल रहा है, मैंने एक्सपेरिमेंट में पुट करा। इधर से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मुझे पता है, मैंने पुट कर दिया। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है, पुट कर लिया। बी मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस जगह पे खुद ही सेटअप किया है, मुझे पता है, मैंने पुट कर दिया। तो क्या हर एक चीज पुट करने के बाद वी परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। क्या ये वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, इसी के बराबर होना चाहिए था, है ना। मेरी बात तो इतनी से समझ में आ रही होगी ना, इसी के बराबर होना चाहिए था। तो इसी के बराबर निकला, हम लोग बहुत खुश हुए कि जितनी वैल्यू हम लोगों ने इस जगह से कैलकुलेट करी और एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने उसको वेरीफाई करने का कोशिश किया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैं स्क्रीन को देख रहा था तो स्क्रीन पे सिर्फ एक ही लोकेशन पे
मार्किंग नहीं मिला था, मुझे और भी लोकेशंस पे मार्किंग मिले, और भी लोकेशंस पे मार्किंग मिले। इसका मतलब फोटोन सिर्फ इसी जगह, फोटोन बोल रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे जाकर के स्ट्राइक नहीं कर रहा है, वो इस लोकेशन पे भी स्ट्राइक कर रहा है, इस लोकेशन पे भी स्ट्राइक कर रहा है, और इस लोकेशन पे अगर स्ट्राइक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि डायग्राम ऐसा बनना चाहिए जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल इस तरफ से एंटर किया और ये इस तरीके से निकल गया, ऐसा, और सिर्फ इसी जगह पे होना चाहिए था, लेकिन देखा गया कि दूसरी जगह पे भी है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल जैसे इंटर किए तो उनके लूप अलग अलग हो गए, ढेर सारे लूप क्रिएट किए वो। मेरी बात समझ में आई? तभी तो वो एक अलग अलग स्पॉट बना सकता है। और कैलकुलेशन से जैसा हम लोगों ने पढ़ा है उससे हमें ये पता चलता है कि अगर रेडियस डिफरेंट है, अगर ये मान लो रेडियस 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, तो अगर रेडियस 1 है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वेलोसिटी 1 आएगा, रेडियस 2 है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वेलोसिटी 2 आएगा, और रेडियस 3 है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वेलोसिटी 3 आएगा। डेट मीन्स जब अल्फा पार्टिकल इंटर कर रहा था तो उस समय इसके पास ढेर सारे अलग अलग अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी थी, v1 v2 v3 v4 अप टू सो ऑन। और वो जैसे ही इस रीजन में इंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, तो उसके वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग उसका सेपरेशन हो गया डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में। लेकिन ऊपर जब कैलकुलेशन किया तो हमने निकाला कि अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट से मुझे वेलोसिटी की वैल्यू 3 4 आ रहे हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन, एक नया ऑब्जर्वेशन माना गया। तो इतने सारे आ रहे हैं, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे? तो साइंटिस्ट ने और काफ़ी रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद फिर ऊपर जो ऊपर जो ये डिके प्रोसेस हुआ, ये डिके प्रोसेस हुआ, उसको मॉडिफाई किया उसने। बोला कि देखो ये तो डिके प्रोसेस होगा, लेकिन हमने ये फाइनल स्टेप लिख दिया है, फाइनल रिएक्शन, लेकिन इसका बीच में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन भी बनता है, इंटरमीडिएट वाला भी चीज़ बनता है, उसको उसने एक्सप्लेन करा है। मैं यहाँ पे सेंटेंस पहले लिख देता हूँ कि फ्रॉम द experiment it was observed that alpha particle uh, was having more than one velocity, which can be verified from the photographic plate for different radius। ठीक है, तो डिफरेंट वेलोसिटी है, और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि डिस्क्रीट मिल रहा है, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व, 2 पॉइंट लिख रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, तुम लोग को भी ऐसे ही लिखना होगा। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट द फोटोग्राफिक प्लेट में जो हम लोगों ने मार्किंग देखे है ना, दैट वाज आल्सो डिस्क्रीट, एंड क्या लिखा है, आल्सो ऑब्जर्व दैट द लाइंस on the photographic plate
वाज डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? कंटिन्यूस का मतलब कि हर एक जगह पे, ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है तो बिल्कुल एक लाइन से क्रिएट हुआ कंटिन्यूस, ऐसा जैसा कि हमारा स्पेक्ट्रम होता है। और डिस्क्रीट का मतलब वो छोड़ छोड़ करके, पहले इस जगह पे, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब ये। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा है, तो पहले क्या हुआ, जो हमारे पास एलिमेंट थे न्यूक्लियस एक्स, वो क्या किया, डीके प्रोसेस में गया, लेकिन वो एक वाई एलिमेंट को फॉर्म किया और कुछ अल्फा पार्टिकल एंड कुछ एनर्जी को रिलीज किया। लेकिन यहाँ पे जो वाई बना था, ये वाई जो है एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट में अभी, दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट। दिस न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। और जब ये एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उस समय अब कुछ एनर्जी को रिलीज करता है फिर से, तो ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में आया, तो अब क्या करेगा वो, एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी जो रिलीज करेगा वो गामा होगा, गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल। तो ऊपर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल पड़ा था, तो अल्फा पार्टिकल और गामा पार्टिकल यहीं पे कवर हो गया हमारा। मेरी बात समझ में आएगा? अल्फा और गामा पार्टिकल एक साथ कवर हो चुके हमारा। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता चला। अब देखो, ये एक्साइटेड स्टेट क्या है, इसको समझते हैं। हमने ये जो चीज देखा कि ये एक्साइटेड स्टेट में, क्या इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट, बोलो कोई बता सकता है? और ये ग्राउंड स्टेट में क्या है इसका मतलब? हम्म, बोलो, क्या सोच सकते हैं एक्साइटेड स्टेट का मतलब? पहला चीज, अगर तुम इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट सोच रहे हो तो फिर वो गलत है, वो चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस की बातें हो रही है, इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही नहीं पिक्चर में। तो एक्साइटेड स्टेट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का नहीं है। ऐसा नहीं कि ये जो हमारे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले स्टेट में। हाँ, प्रॉब्लम है इसको। हाँ, दिख रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एन इज इक्वल्स टू लेट से 1 है, और ये एन इज इक्वल्स टू 2 है। ऐसा नहीं कि ये अभी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियस की बातें कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के इनसाइड का एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, तो फिर वो क्या करेगा, फोटोन को रिलीज करेगा, विच इज गामा पार्टिकल। तो अब तुम सोच सकते हो कि जो एनर्जी रिलीज हुआ है, वो एनर्जी जो रिलीज हुआ है, एक्चुअल में टोटल जो ऊपर हम लोगों ने क्यू वैल्यू लिखा था, ये ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ये टोटल एनर्जी है, सबका मिला करके, सबका मिला करके। इस क्यू को मैं क्यू डैश बोल देता हूँ, क्योंकि अब वो एनर्जी इसके बराबर नहीं। तो क्यू जो एनर्जी सबका मिला करके है, वो किसके बराबर होगा, दिस क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू डैश प्लस ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन, गामा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी है इसका, और काइनेटिक एनर्जी है इसका। इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी यही दे सकता है सिर्फ, है कि नहीं?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अब डिपेंड करता है कि तुमने एनर्जी, ये टोटल एनर्जी फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, और ये जो एनर्जी रिलीज होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्साइटेड स्टेट कौन सा है। अगर वेरियस एक्साइटेड स्टेट है तो इसकी एनर्जी भी वेरी करेगी, सो दिस विल बी वेरिएबल। और अगर ये वेरिएबल हुआ तो हमारा क्यू डैश वेरिएबल होगा, और क्यू डैश वेरिएबल हुआ तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी वेरिएबल। लेकिन याद करो, जो भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का एनर्जी होता था वो एक डिस्क्रीट होता था, है ना। मैं अगर इलेक्ट्रॉन के सिस्टम से ही समझाऊं तो ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा ये तो डिस्क्रीट ही होगा ना, कंटिन्यूस तो हो नहीं सकता है, जिसके कारण से अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी एक फिक्स्ड ही हो सकता है, डिस्क्रीट में फिक्स हो सकता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस हो। तो ये दोनों चीज का एक्सप्लेनेशन है। तो बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? वाई स्टार क्या है हमारा? एक्साइटेड स्टेट में। तो अब हम लोग जो एनर्जी लिखेंगे, that energy will be basically energy of अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू, ऊपर कितना लिखा था हमने एनर्जी, a माइनस फोर डिवाइड बाई ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू लिखा था, लेकिन अब इस जगह पे होगा क्यू डैश, क्योंकि यही एनर्जी जो है इस दोनों के काइनेटिक एनर्जी में जा सकता है। तो a माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए, और क्यू डैश का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज क्यू माइनस ऑफ द एनर्जी ऑफ गामा पार्टिकल, ठीक है। और एनर्जी ऑफ y विल बी इक्वल्स टू फोर डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू माइनस ऑफ ई ऑफ गामा पार्टिकल। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग बीटा डीके देखते हैं। ये तो हो गया हमारा अल्फा और गामा। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा था, बीटा डीके में दो तरह का होता है, एक बीटा प्लस और एक होता है बीटा माइनस। तो इन दोनों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो लेट से हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है पहले बीटा माइनस देख लेते हैं, बीटा माइनस, ठीक है। ये दूसरा है बीटा माइनस, ठीक है। तो कोई भी एक एलिमेंट है जिसके पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या ये है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, y प्लस ऑफ बीटा माइनस में, एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। अब बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, माइनस वन एंड जीरो। तो बीटा में भी तुम इसी तरीके से दिखाओगे। तो इस जगह पे z प्लस वन लिखना पड़ेगा, और इस जगह पे a रहेगा। बैलेंसिंग कर दिया हमने। तो अब इसमें हम लोग कितना एनर्जी रिलीज होगा वो निकालते हैं। तो जो भी मास में चेंजेस आए होंगे उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो एक बार मास का चेंज निकालो कितना आ रहा है। सेम उसी तरीके से करो जैसे हम लोगों ने किया था। आया, देखो Q विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो
इस जगह पे पहले ये जो मास है इसका मास और उसमें से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, हो जाएगा mx माइनस ऑफ z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस ऑफ, अब इसका ले लेता हूँ मैं, तो मास ऑफ y माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, z+1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अब इसका लिख लेता हूँ प्लस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने ऐड कर दिया c²। बोलो, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, mx माइनस जेड टाइम्स ऑफ me माइनस my माइनस माइनस प्लस z+1 me एंड माइनस ऑफ me। बताओ कितना हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया mx माइनस ऑफ my एंड माइनस ऑफ, नहीं अब तो कुछ है नहीं, तो ये mx माइनस ऑफ my इंटू c², सो दिस विल बी द क्यू। तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। अब वापस से वही क्वेश्चन की, जो इतना एनर्जी रिलीज हुआ है वो एनर्जी किधर जाएगा, ऑफ कोर्स दोनों के काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी आएगा एक, इसका काइनेटिक एनर्जी आएगा, इसका एंड इसका, वाई एंड बीटा पार्टिकल। तो सारा कैलकुलेशन वही कर लेते हैं हम लोग फिर से। तो हमारे पास है एक ये और ये बीटा पार्टिकल, तो ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कर ही सकते हैं, और कैलकुलेशन जो करेंगे वो एग्जैक्टली हमारा ऊपर के जैसा ही आएगा, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ है। मोमेंटम कंजर्वेशन p ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ बीटा पार्टिकल, और फिर से वही चीज़ हम लोग करेंगे, रूट अंडर ऑफ 2m इंटू एनर्जी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2m ऑफ बीटा, एनर्जी ऑफ बीटा। तो इधर से मेरे पास रिलेशन आ गया, इज इक्वल टू m बीटा एंड e बीटा, फर्स्ट इक्वेशन। और q जो है वो इक्वल हो जाएगा दोनों के समेशन के बराबर, और जब इसके वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल निकल के आ जाएगा, इट इज m, अपोजिट होता है my डिवाइडेड बाय my प्लस ऑफ बीटा पार्टिकल इंटू क्यू, यह है आंसर। और दूसरे का कितना आ जाएगा, ई बीटा पार्टिकल का हो गया y का। y से मुझे उतना कुछ खास मतलब है नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं हो रहा है। तो देखो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आया है ई बीटा का, इससे क्या बीटा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पता चल सकता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वाई डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस ऑफ एम बीटा इंटू क्यू। तो इधर से मैं वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल कितना होगा निकाल सकता हूँ। चलो अब वापस से एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग।
हम लोग को तो पता है थ्योरी, जब हम लोग करते हैं थ्योरेटिकल काम, उसको हम लोग जरूर एक्सपेरिमेंट से मैच कराते हैं। तो अब इसको मैच कराते हैं। तो एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट में फिर से हमने वही काम करा, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ढेर सारे पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, अल्फा बीटा गामा। हमने सारे पार्टिकल को हटा करके एक फिल्टर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ बीटा पार्टिकल निकल रहा है इससे, और वो भी सिर्फ बीटा माइनस, बीटा माइनस पार्टिकल इधर से बाहर निकल रहा है। तो इसको क्या करना है, मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड से पास कराना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से मुझे बस इतना सा पता करना है जो बीटा माइनस का वेलोसिटी हमने निकाला वो सही है या गलत। और इसको मैंने क्या करा है कि रीजन से पास करा है। कौन सा रीजन? मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से। और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से पास करा है, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, या फिर अंदर की डायरेक्शन में कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो बताओ, इस पे फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के कारण से सर्कुलर सर्कुलर मोशन करेगा। किधर करेगा, लेफ्ट के साइड या राइट के साइड? हम्म, नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू, और वेलोसिटी है आगे की डायरेक्शन में। वी क्रॉस भी करो जल्दी से, वी क्रॉस भी करेंगे तो राइट आएगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट हो जाएगा। तो इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, और ये जो बीटा पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करते हुए इस जगह से निकल जाएगा, ऐसा सर्कुलर मोशन करता हुआ निकल जाएगा आराम से। और ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जाकर के टक्कर खाएगा। इस जगह पे फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया तो ये जाके टक्कर खाएगा और इस जगह पे स्पॉट क्रिएट करेगा। बिल्कुल सही। तो रेडियस का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा बोलो? फॉर्मूला क्या है, ऊपर अभी हम लोगों ने देखा, आर इज इक्वल टू एम एम वी अपॉन क्यू वी। तो मास ऑफ बीटा पार्टिकल ले लेंगे, और रेडियस हमें पता है, हर एक चीज़ पता है, इनफैक्ट सिर्फ वेलोसिटी नहीं पता है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं वेलोसिटी निकालूंगा, और वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल जो भी आएगा उसको मैं ऊपर वाले डेटा के साथ मैच कराऊंगा। हम लोगों ने वही काम करा, सेम एक्सपेरिमेंट कराया और डेटा के साथ मैच कराया, देखा बिल्कुल सही मैच कर रहा है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आया कि सिर्फ फोटोग्राफिक प्लेट पे एक ही जगह पे मार्किंग नहीं मिले, ऐसे से ढेर सारे लोकेशंस पे मार्किंग मिले, बहुत सारे मिले। तो मैं उसका डायग्राम नीचे बना रहा हूँ। तो फिर ऐसा सिचुएशन हुआ होगा कि जो बीटा पार्टिकल हैं वो आ तो रहे होंगे, और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे सभी अपने डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में स्प्लिट हो गए, और इसमें कंटिन्यूस मिल रहा है। बोला गया कि जो रेडियस मिल रहा है वो कंटिन्यूस मिल रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पे, क्योंकि वो सारा का सारा चीज़ देखा गया, कंटिन्यूस मिला है, डिस्क्रीट नहीं मिला है। बोलो अब क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? इस जगह पे बिल्कुल कंटिन्यूस है। साइंटिस्ट को फिर से एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि वो तो ये काम ही करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आंसर आता है गलत, फिर सोचते हैं अब इसको करेक्ट करें, कैसे करें। तो करेक्ट करने के लिए फिर एक नया थ्योरी आता है कि हाँ ये चीज़ मिस्टेक्स करे थे, ये गलती हुई थी, या फिर ये चीज़ हमें नहीं पता था, और ये इसमें ऐसे तरीके से होगा। तो इस बार भी उन्होंने ये सारी चीज़ वापस से देखा,
और देखने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये जो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट लिखा है मैंने, ऊपर वाला ये वाला जो फाइनल लिखा है, ये फाइनल स्टेप है, लेकिन इसके बीच में भी कुछ होता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं और इवन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस मुझे लाइनिंग मिल रहा है, कंटिन्यूस बीटा नेगेटिव मार्किंग्स। अगर कंटिन्यूस बीटा नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब क्या है? डेट मीन्स वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट नहीं है। कंटिन्यूस रेडियस implies continuous velocity, कंटिन्यूस वेलोसिटी मिल रहा है ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो इधर से वेलोसिटीज मुझे बहुत सारे मिलेंगे, v1 v2 v3 v4 अप टू सो ऑन, एंड दैट विल बी आल्सो कंटिन्यूस। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से दिया गया, बोला कि देखो जो एलिमेंट जिस तरीके से रिएक्शन में जा रहा था न्यूक्लियस, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, पाई प्लस ऑफ बीटा पार्टिकल, लेकिन इसके साथ साथ एक और पार्टिकल बाहर निकलता है जिसको हम लोग न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आएगा? तो ये सारी चीज तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे थे ही, एक्चुअल इक्वेशन ये बनेगा। तो ये -1 और ये 0, और इस जगह पे आ जाएगा z+1 और ये आ जाएगा a, और ये जो है हमारा निकला एंटी न्यूट्रिनो। और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, इसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इसकी एनर्जी फिक्स नहीं है। तो एंटी न्यूट्रिनो क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एक फोटोन के जैसा है, ठीक है क्या? फोटोन के जैसा है, जिसका हम लोग मास भी बताते हैं और उसकी एनर्जी हम लोग ऑलवेज इसी तरीके से निकालते हैं। और क्या चीज़ है, इसमें स्पिन भी होता है सॉरी, जैसे इलेक्ट्रॉन में स्पिन होता है ना, इसमें स्पिन होता है। क्वांटम स्पिन नंबर इसमें ±1/2 हम लोग कंसिडर करते हैं, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, फोटोन की तरह इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। और ये दोनों जो न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो है, वो दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं, वो दोनों एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन उसके लिए एक और फॉर्म बताया गया। फॉर्म का मतलब बोला गया कि जो ऊपर वाला इक्वेशन लिखा है वो तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो रहा है और मुझे ये भी शो करना चाहिए था। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ ही साथ बीटा पार्टिकल दे रहा है, और साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो दे रहा है। ये ऐसा। तो इस रिएक्शन को याद रखना, जब भी न्यूट्रॉन टूटेगा तो मुझे क्या मिलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। जब भी न्यूट्रॉन टूटेगा, ब्रेक करेगा, वो एंटी न्यूट्रिनो मुझे मिलेगा। तो इस केस में न्यूट्रॉन हमारा कन्वर्ट हो गया काइंड ऑफ प्रोटॉन में, और बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो उसने रिलीज करा, बाहर निकाला। तो इसकी एनर्जी अब कुछ भी हो सकती है, एनर्जी कैन बी एनीथिंग। अगर इसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, तो रिमेनिंग एनर्जी जो इसके पास जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, उसकी भी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से इस बीटा पार्टिकल का जो एनर्जी होगा वो भी कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूस मिल रहा है, रेडियस जो है मुझे कंटिन्यूस मिल रहा है, डिस्क्रीट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो कुछ भी एनर्जी ले सकता है।
बात समझ में आया क्या? हाँ। तो अगर हम लोग इसमें एक ग्राफ देखें कि जो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल रहा है वो जो एनर्जी होगा वो किस रेंज में आएगा, मैक्सिमम किधर होगा। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ, मैक्सिमम जो है वो क्लोज टू लेस एनर्जी होता है, नॉट मोर एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी। कौन सा बीटा पार्टिकल का बात हो रहा है? ये बीटा पार्टिकल जो ऊपर निकाला मैक्सिमम वेलोसिटी और जीरो वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी के बीच में नहीं होता है, एग्जैक्टली हाफ में नहीं होता है, ये हाफ से थोड़ा इस साइड में एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ये वाला जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास होता है। क्वेश्चन आया था इस पे, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को बता दिया। अब देखो बीटा नेगेटिव समझ में आ गया तो तुम्हारा बीटा पॉजिटिव समझना और भी आसान है, क्योंकि सारा का सारा काम बीटा पॉजिटिव में होगा। बीटा पॉजिटिव ठीक है। बोलो बीटा पॉजिटिव डीके में अब तो हमें पता है ना क्या होना चाहिए था। पहले मैं क्या होना चाहिए था वो दिखा देता हूँ। ये होता है जेड और ये होता है ए, और ये कन्वर्ट होता है वाई में, और बीटा प्लस होता है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इसमें लिखना होता है जेड -1 और ये लिखना होता है ए, बराबर। लेकिन ये है हमारा पॉजिट्रॉन, लेकिन हमें पता है कि ये जो हमने लिखा है ये हमारा गलत है। उसमें और क्या होता है, प्रोटॉन कुछ न्यूट्रॉन प्लस ऑफ न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल तो आएगा आएगा, साथ ही साथ न्यूट्रिनो भी आएगा, ऐसा। तो दिस रिएक्शन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट। तो फाइनल वाला क्या होगा, फाइनल वाले में मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए था, जैसे Z-1 A प्लस ऑफ बीटा पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमारा करेक्ट इक्वेशन है, ये गलत है और ये सही है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा वो सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी जो रिलीज होगा, दैट एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो तुम देखो सबसे पहले तो x का लिखना होगा, m ऑफ x माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ, अब इसका लिख लेता हूँ, मास मोलर मास ऑफ y माइनस ऑफ Z-1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, एम एक्स माइनस माइनस ऑफ एम वाई, और इलेक्ट्रॉन सारा कट रहा है या नहीं कट रहा है वो बताओ। 2 टाइम्स ऑफ एम ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनर्जी रिलीज। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी और वही कहानी वापस से चलेगा कि एक्सपेरिमेंट हुआ
और एक्सपेरिमेंट से हमें वापस से कंटिन्यूस मिलने वाला है। तो हमने वही एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, वो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा और इस जगह से फिर वापस से मुझे फिल्टर करके बीटा पार्टिकल मिला, बीटा प्लस। और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, बताओ किस तरफ टर्न लेगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? वी क्रॉस बी है तो फोर्स स्पेस डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी इधर है, तो ये इस तरीके से टर्न लेकर के इधर निकलेगा। लेकिन हमें पता है कि ऐसे से बहुत सारे बीटा पार्टिकल निकलेंगे, हाँ, और वो कंटिन्यूस होगा। और फोटोग्राफिक प्लेट पे वो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के लिए मार्किंग प्रोवाइड करेगा। Markings on the photographic plate। तो ये हमारा आ गया एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट। और सेम वे में हम लोग चाहे तो एनर्जी से हम लोग वैल्यूज वगैरह निकाल सकते हैं। एक लास्ट होता है के कैप्चर, ये बहुत ही रेयर है। के कैप्चर, के कैप्चर काफ़ी रेयर एलिमेंट्स वगैरह में होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर कोई भी मान लो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को ही वो खींच लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को ही खींच लेता है न्यूक्लियस, काइंड ऑफ खा गया, इलेक्ट्रॉन को खा गया। और खाने के बाद फिर क्या होगा, ये के सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही खींचता है सिर्फ, तो इसीलिए इसका नाम भी के कैप्चर लिखा गया है, के सेल। के सेल को खींच करके इसने खा लिया, तो इसीलिए इसका के कैप्चर लिखा गया। अब इसके अगर मैं न्यूक्लियस के रिएक्शन को देखूं, उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का लिखा हूं तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर से आ रहा है ना, तो मुझे इस साइड एक इलेक्ट्रॉन को दिखाना होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन आया और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे न्यूक्लियस में, और साथ ही साथ एक न्यूट्रिनो को रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को खा लिया और क्या दे दिया, न्यूट्रॉन प्लस ऑफ न्यूट्रिनो। इस चीज़ को याद रखना, जब भी हमारा न्यूट्रॉन बनता है तो न्यूट्रिनो भी साथ में बनता है। ठीक है क्या? और अगर पूरा एक एटम का मैं रिएक्शन दूं, ये सिर्फ न्यूक्लियस का रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और अगर मैं पूरा एटम का दूं, तो एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, उसको दिखाने की ज़रूरत है नहीं, तो हो जाएगा जेड ए, और अंदर ही अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन की संख्या घट गई और टोटल नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आए, बराबर। और प्लस ऑफ न्यूट्रिनो प्लस ऑफ चार्ज। साथ ही साथ अगर इस जगह पे एक वैकेंसी अब क्रिएट हो चुका है, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और ये एनर्जी को रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। फोटोन है ना ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आएगा।
ये आ गया। गामा डीके तो हम लोगों ने देख ही लिया ऊपर। गामा डीके में क्या हुआ, जैसे कि मान लो जो भी एलिमेंट था वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, Mg1227। तो ये सबसे पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट में जाता है, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है स्टार, और प्लस ऑफ ये एक बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो अभी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, तो ये अपने ग्राउंड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो एल्यूमिनियम स्टार है वो अब ग्राउंड स्टेट में जाएगा। जैसे ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो एक फोटोन को भी रिलीज करेगा। तो ये आ जाएगा Al1327 प्लस गामा पार्टिकल विच इज फोटोन। ठीक है क्या। अब जो इंटेंसिटी होती है अल्फा बीटा गामा सभी पार्टिकल्स की, कौन कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, तो अल्फा बीटा गामा का पेनिट्रेशन लेवल एक बार तुम लोग बोर्ड के हिसाब से चेक कर लेना। जो पेनिट्रेशन लेवल होता है और आयोनाइजेशन लेवल होता है वो दो तीनों के लिए अलग अलग होता है, ऑर्डर बिल्कुल चेंज होता है। पेनिट्रेशन लेवल का मतलब कि कौन कितना ज़्यादा अंदर तक जा सकता है। तो गामा पार्टिकल का जो पेनिट्रेशन लेवल है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर बीटा का आता है और फिर अल्फा का आता है। अल्फा काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। और अगर आयनाइजिंग पावर देखेंगे तो अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर रखता है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद सबसे कम गामा पार्टिकल का रखता है। लेकिन अगर इंटेंसिटी की बात करें, कोई भी रे है और ये इसके अंदर जा रहा है किसी भी मटेरियल के इनसाइड, तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो घटते चली जाती है। इस जगह पे इंटेंसिटी आई है तो इस लोकेशन पे जो इंटेंसिटी होगा वो हम लोग कुछ इस तरीके से देते हैं, डेट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट। इसको इनिशियल वाला इंटेंसिटी आई नॉट ले लेता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ म्यू एक्स। और अगर मैंने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी लिखता हूँ। इन मटेरियल, इनसाइड मटेरियल, तो किसी भी मटेरियल के इनसाइड जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से चेंज होगा। जिसमें कि आई क्या है, आई नॉट क्या है और म्यू क्या है और एक्स क्या है उसको देख लेते हैं। पहला चीज आई नॉट तो हो गया इनिशियल इंटेंसिटी जो कि हमारा मैक्सिमम होगा, और फिर जो एक्स है वो एक्स हमारा डेप्थ होगा। आई नॉट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। दूसरा म्यू, ये क्या होता है, हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। क्योंकि देखो मटेरियल जो है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इंटेंसिटी को बहुत ही जल्दी डिक्रीज करा देता है, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इंटेंसिटी को बहुत धीरे धीरे करके डिक्रीज कराता है। मतलब एब्जॉर्बिंग पावर किसकी ज़्यादा है। जैसे कि मान लो ग्लास है वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर कोई भी वुड दे दिया तो वुड क्या करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एंड एक्स इज द डिस्टेंस। हाँ, ये सारी चीज़ गिवन होंगे, हालांकि ये सिलेबस के बाहर का है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। क्लियर है क्या। अच्छा, के कैप्चर जो है वो हर एक में नहीं होता है। के कैप्चर ऐसे एलिमेंट्स में होते हैं जिसके जेड के वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, वो कैप्चर कर लेता है, इसीलिए इसको के कैप्चर हम लोग लिखते हैं। बाकी चीज़ तो हर एक चीज़ मैंने बता ही दिया।
बाकी अब फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल लॉ देखेंगे, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं ना ए डिसइंटीग्रेट किया बी में, और लैम्डा अगर उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो कितने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लाई बने बचे, हाफ लाइफ, एक्टिविटी, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है फिर, बाकी अब नेक्स्ट क्लास से करते हैं। और होमवर्क के लिए उतना ही करो जितना पहले मैंने दिया था ना। हाँ, प्रीवियस वाले कर लो। मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 1 तो आई थिंक नहीं किया था ना, 1 3 एंड एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, इतना कंप्लीट करके रखो। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।